चलिए ना, पिछली क्लास में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पे डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था और हाइब्रिडाइजेशन पे एक टेबल हम लोग बना रहे थे ना। 4 केसेस हो गए थे शायद। SP3 तक हो गया था। SP3 डी डी SP3D स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए, पांचवा केस, जो चौथा केस हम लोग पढ़ रहे थे वो था SP3D हाइब्रिडाइजेशन। और SP3D हाइब्रिडाइजेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या पॉसिबिलिटी है या क्या पॉइंट्स हमको पढ़ने थे। सबसे पहले परसेंटेज एस कैरेक्टर पे हम लोगों ने बात करी थी, तो इसका 20% एस कैरेक्टर आ जाएगा। परसेंटेज पी कैरेक्टर अगर हम निकालेंगे तो 60% परसेंटेज पी कैरेक्टर आएगा। और परसेंटेज डी कैरेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो दैट विल बी अगेन 20% डी कैरेक्टर, ठीक है। इसके अलावा एसपीडी के अलावा अगर हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इसका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आ जाता है। लास्ट क्लास में इवन हमने sp3d sp3d2 और sp3d3 तीनों पे चर्चा करी थी कि इनमें जो जो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं वही डी ऑर्बिटल का आना यहाँ पर जरूरी क्यों होता है, क्यों एक में dz स्क्वायर ही आता है, क्यों एक में dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ही आता है, या इस तरह की बातें भी हम कर चुके हैं। ज्योमेट्री की अगर बात करें, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसा दिखता है, तो ये सेंट्रल एटम ए बोर्ड के प्लेन पर एक्स वाई प्लेन पर 3 पोजीशन तैयार होंगी इस तरह से ना। ये जो ट्राइंगल आपको बन रहा है, तो इससे तो हमको ये पता चल गया कि किसके बारे में बात हो रही है, ट्राइगोनल। ये जो 5 पोजीशन, इसका याद करिए एच का वैल्यू कितना था, 5। एच का वैल्यू 5 होने का मतलब है कि यहां पर 5 पोजीशन तैयार होंगी। 5 में से 3 पोजीशन तो ये थी, 2 पोजीशन कैसे तैयार होने वाली थी याद करिएगा, एक प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ और एक प्लेन से परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। ये डायग्राम बोर्ड पे आपको 2D दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में ये डायग्राम जो है वो 3D है ना। तो बोर्ड पे अब इसको हम लोग कैसा बना रहे हैं, तो इस तरह से जो भी डॉटेड लाइन हम लोग अभी या आगे वाले डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, वो डॉटेड लाइन आपको समझ लेना है वो बोर्ड के प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर की तरफ है। 3 पोजीशन इसमें, ये जो व्हाइट वाली आपको दिख रही थी है ना, टोटल 5 पोजीशन है, 3 व्हाइट और 2 येलो। ध्यान से सुनिएगा, ये जो 3 पोजीशन व्हाइट वाली है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्राइगोनल, क्योंकि एक ट्राइंगल बन रहा है। और एक बी बाहर की तरफ है और एक बी अंदर की तरफ, उसको क्या बोला जाएगा, बाइपिरामिडल। इसमें 2 तरह के नाम होते हैं पोजीशन के, एक नाम होता है एक्सियल और एक नाम होता है इक्वेटोरियल। ये जो व्हाइट वाली पोजीशन है ना, इनको बोला जाता है इक्वेटोरियल पोजीशन। और जो येलो वाली 2 पोजीशन है इनको क्या बोला जाता है बेटा, एक्सियल पोजीशन। ध्यान सुनना है ना। व्हाइट वाली जो तीनों पोजीशन, प्लेन वाली जो तीनों पोजीशन है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। और जो येलो वाली दोनों पोजीशन है उसको क्या बोल रहे हैं, एक्सियल और एक्सियल। अब क्यों इनको इक्वेटोरियल एक्सियल में क्या डिफरेंस है क्या नहीं है, वो अभी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। और बॉन्ड एंगल के ऊपर भी हमको इस पर चर्चा करनी है ना। बॉन्ड एंगल में यहाँ पर लिख दूंगा। तो इसमें 3 तरह के बॉन्ड एंगल पे हमें डिस्कस करना है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल, इक्वेटोरियल एक्सियल का बॉन्ड एंगल और एक्सियल एक्सियल का बॉन्ड एंगल। नोट करिए जब तक इसको।
देखिए ना, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो ये जो PCl5 का पहले रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहां पर चेक कर लेते हैं। PCl5 में आपको बताया था पिछली क्लास में कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, और दूसरा होता है H इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस M। अगर हम सिग्मा प्लस लोन पेयर से सॉल्व करें तो फास्फोरस ग्रुप 15 का मेंबर है बेटा, और ग्रुप 15 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन जब भी साइड एटम में आएगा कैसा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल। तो बेटा हर क्लोरीन ने एक एक बॉन्ड बना लिया, तो दो एटम के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, तो 5 सिग्मा बॉन्ड बन गए, और 0 यहां पर फास्फोरस के पास क्या है बेटा? लोन पेयर। 5 प्लस 0 करेंगे 5, 5 का मतलब क्या हो जाएगा? sp3d। दूसरा तरीका जो होता है H इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A से सॉल्व करते हैं। तो इससे जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो बेटा फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन मोनोवैलेंट होते हैं, तो 5 क्लोरीन है और चार्ज अभी इनके ऊपर कुछ भी नहीं है। 5 प्लस 5 10, 10 का हाफ किया 5, 5 का मतलब क्या आ गया? sp3d। ठीक है, अब ये जो हाइब्रिडाइजेशन sp3d आया है, इसका जब हम ज्योमेट्री बनाएंगे तो ज्योमेट्री का नाम क्या आ जाएगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अब ये ज्योमेट्री एक्चुअल में 3D में कैसा दिखता है अभी वो मार्कर आ जाए, फिर मैं आपको समझा देता हूं। जब तक अपन इसके आगे की बात कर लेते हैं ना, ये लिख लिया सबने? चलिए अगला केस लिखा देता हूं जब तक। चलिए है ना, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो केस अभी हम लोगों ने लिखा है, प्रीवियस केस पे आ जाते हैं पहले, फिर इसको लिखते रहेंगे। यहां पर आपके सामने दिया था बेटा PCl5 है ना, PCl5 के ऊपर अगर हम लोग चर्चा करें तो PCl5 दिखता कैसा है, तो आइए उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले PCl5 में आपको बोला गया कि ये जो व्हाइट वाली पोजीशन है ना, ये 3 पोजीशन ट्राइगोनल वाली कौन से प्लेन पे बनती है? XY। पिछली क्लास में याद करिएगा तो आपको बताया था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का जो ट्राइंगल बनता है, स्क्वायर बाइपिरामिडल का जो स्क्वायर बनता है, और पेंटागनल बाइपिरामिडल का जो पेंटागन बनता है, ये सारे कौन से प्लेन पे बनते हैं? XY प्लेन। और बचे हुए जो दो पोजीशन होगी, बाइपिरामिडल बाइपिरामिडल बाइपिरामिडल, ये दोनों पोजीशन PZ और DZ स्क्वायर की मदद से बनता है, और ये बनता है आउट ऑफ द प्लेन एंड इनसाइड द प्लेन। सबसे पहले ये जो 3 पोजीशन व्हाइट वाली है ना, यहां पर सेंट्रल एटम ये A बैठा हुआ है, और ये व्हाइट वाला B और B, ये तीनों बोर्ड पे इस तरह से बने हुए हैं। और जो ये येलो वाली पोजीशन आपको दिखाई है, ये एक्चुअल में ऐसा है बेटा, है ना, बोर्ड पे इस तरह से दिखा नहीं सकते, तो ये ऐसी पोजीशन है।
अब इसको अगर हम लोग देखें तो ये जो प्लेन है एक्स वाई प्लेन जो है ऐसा ना होके, मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लिया इसको ना, ताकि देखने में क्लियर रहे। मुझे बताइए क्या ये तीन पोजीशन एक ट्राइंगल बनाती हुई दिख रही कि नहीं दिख रही है बेटा? दिख रही है। और इन तीनों पोजीशन को, ये जो व्हाइट वाली तीनों पोजीशन, इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल। पहली बात, यहां पर बॉन्ड एंगल की जब हम बात करेंगे तो एक एंगल आपको कौन सा मेजर करना है? इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल का। मुझे बताइए इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का एंगल कितना दिख रहा है? 120। कल पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करा था तो ट्राइगोनल प्लेनर नाम की ज्योमेट्री आई थी जिसमें तीन एंगल 120 120 120 के थे। तो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का एंगल कितना आएगा? 120। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का एंगल 120 और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का एंगल 120। तो 120 के कितने एंगल है यहाँ पर? तीन। ये आ गया है ना। इसके बाद इसको अब इस प्लेन पे ले लेते हैं ताकि समझना आसान रहे। ये अपन ने ऐसा ले लिया तो ये पोजीशन कैसी हो गई? इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। ये जो पोजीशन प्लेन से बाहर की तरफ आ रही है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्सियल। और एक और पोजीशन ऐसी अज्यूम कर लीजिए कि नीचे की तरफ भी ऐसे लगा हुआ है, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सियल। अब देखो इस एक्सियल की जो बॉन्ड एंगल है इक्वेटोरियल के साथ, एक्सियल इक्वेटोरियल का एंगल कितने का है? 90। एक्सियल इक्वेटोरियल का एंगल कितने का है? 90। और ये एंगल भी कितने का है? 90। तो एक्सियल और इक्वेटोरियल का एंगल कितने डिग्री का होगा? 90। तीन एंगल तो ऊपर बन गए और तीन ही एंगल नीचे से भी बन जाएंगे इस तरह से ना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। तो टोटल कितने एंगल होगा? 90 डिग्री के 6। अगली बात आ गई, ये जो मतलब जो आपको यहाँ पर ब्लू कलर दिख रहा है और रेड कलर दिख रहा है ना बोर्ड पे, अगर हम बात करें तो येलो से येलो का जो एंगल है यहाँ पर, दोनों कलर्ड मार्कर को आप देख ले तो ये पोजीशन कौन सी बन रही है? एक्सियल एक्सियल है ना। एक्सियल एक्सियल का बॉन्ड एंगल कितने का आ रहा है? 180 डिग्री। और एक ही एंगल अपने को देखने को मिल रहा है। आपको ये मत बोलना सर इधर से भी एक एंगल है और इधर से भी एक एंगल, एक ही गिनेंगे ना उसको। हाँ, अब आगे बात करें तो ये जो डायग्राम बना है इस डायग्राम का नाम हमने क्या बोला है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्यों बोला ट्राइगोनल बाइपिरामिडल? तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, क्या ट्राइंगल बन जाएगा? यस, ये ट्राइंगल इस प्लेन पे मान लीजिए ना। अब इसको अपन ने ऊपर की तरफ रखा, इसके पॉइंट को है ना, इसके वर्टेक्स को, इसके पॉइंट को तीनों से ज्वाइन कर दो, इससे भी ज्वाइन कर दो, इससे भी ज्वाइन कर दो और इससे भी ज्वाइन कर दो। 1 2 3, क्या एक पिरामिड बनता हुआ दिखेगा? यस। तो ट्राइंगल का बेस है, उसके ऊपर एक पिरामिड बन रहा है और नीचे वाले रेड के ढक्कन को भी अगर ये तीनों ब्लैक से ज्वाइन करोगे ना तो नीचे भी एक पिरामिड बनेगा बेटा। तो टोटल ट्राइंगल को बेस मानते हुए उसके ऊपर भी एक पिरामिड बन रहा है और उसके नीचे भी एक पिरामिड बन रहा है और इसलिए ज्योमेट्री का नाम क्या होता है बेटा? ट्राइगोनल बाइपिरामिड। तो ये तो हमने बात करी बॉन्ड एंगल के बारे में या ज्योमेट्री के नाम के बारे में। अगला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा, ये स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर क्लियरली दिख रहा है, सारे एटम एक ही प्लेन पे नहीं है। अब अगर ये नॉन प्लेनर है तो बताइए अगला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन कितने होते हैं? गिन लीजिए आराम से। भैया ये वाला एटम तो आउट ऑफ द प्लेन है, हटा दो इसको। ये वाला एटम इनसाइड द प्लेन है, हटा दो इसको। बाकी सारे एटम किस पे हैं? प्लेन पर। तो एक सेंट्रल एटम और तीन साइड एटम प्लेन पर आएंगे। ये जो व्हाइट वाले सारे पोजीशन दिख रही है आपको ना, 3 बी और 1 ए, ये सारे के सारे किस पे आने वाले बेटा? प्लेन पर। तो मैक्सिमम एटम इन द प्लेन यहां पर कितने हैं? 4। ठीक, आगे बढ़ जाए इसके बाद। तो अगला केस जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो यहां पर आ रहा है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। आइए इस पर चर्चा चालू करते हैं। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए मान लीजिए एग्जाम में आपको मॉलिक्यूल दिया गया SF6। अब SF6 में अभी देखो sp3d हाइब्रिडाइजेशन जो अपन ने पढ़ा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन है। इसके बारे में भी कुछ और फैक्ट्स हैं जो अभी आपको नहीं बताए गए हैं, वो फैक्ट हम लोग आगे जाके जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा डिस्कस करेंगे। खैर आते हैं SF6 पे। SF6 में पहला केस तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने को बोल दे तो बेटा सल्फर ग्रुप 16 का मेंबर है और ग्रुप 16 का जो वैलेंस शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो इसके आसपास 6 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाता है बेटा? सिंगल। तो 6 सिग्मा बॉन्ड है, 0 लोन पेयर है। H का वैल्यू कितना आ गया? 6। 6 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp3d2। इसका मतलब है 6 प्योर ऑर्बिटल मिक्सर के अंदर गए और 6 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के आ गए। हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? sp3d2 sp3d2 sp3d2, इस तरह से 6 होंगे। अब सॉल्व करने का एक और तरीका हाफ v प्लस m माइनस c प्लस है। याद करिए सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। क्या फ्लोरीन मोनोवैलेंट साइड एटम है या नहीं है? कितने हैं? 6। चार्ज इसके ऊपर कुछ है नहीं, तो इसका मतलब है यहां पर इसका जो वैल्यू आ जाएगा 6 प्लस 6 12, 12/2 किया तो 6 आ गया, दैट इज sp3d2। अब इस ज्योमेट्री पे बात करेंगे। जब भी 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बेटा स्पेस में बन के आए, इसका मतलब है कि सेंट्रल एटम ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी है? 6। वो 6 पोजीशन का स्पेस में मैंने बोला था एक ऑटोमेटिक अरेंजमेंट बन के आता है एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू ईच अदर टू मिनिमाइज द रिपल्शन। तो वो 6 का जो अरेंजमेंट बन के आता है ना, उस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्क्वायर बाय पिरामिडल।
स्क्वायर बाइपिरामिडल बोला जा सकता है या फिर ऑक्टाहेड्रल भी बोला जा सकता है। अब स्क्वायर बाइपिरामिडल का रेफरेंस तो हमको यहां से मिल जाएगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था तो प्लेन पे क्या बना था, ट्राइंगल, एक पिरामिड ऊपर एक पिरामिड नीचे। इसके डायग्राम को 3D में इमेजिन करिएगा जरा, इधर देखिए, क्योंकि आगे से अपन बार बार मार्कर यूज नहीं करेंगे। ये सेंट्रल आइटम है, 3 पोजीशन ट्राइंगल की इस प्लेन पे बना रहा हूं, 1 2 3, ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया। एक इससे ऊपर और एक इससे नीचे, तो 1 2 3, इन तीनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगा सेंट्रल एटम को यहां रखते हुए, तो एक ट्राइंगल बन जाएगा। अब ये जो ऊपर वाला है इसको इससे भी ज्वाइन करो, इससे भी ज्वाइन करो और इससे भी ज्वाइन करो, एक पिरामिड ऊपर बन जाएगा। और जो नीचे वाला है इसको इससे भी ज्वाइन करो, इससे भी ज्वाइन करो और इससे भी ज्वाइन करो, तो एक पिरामिड नीचे बन जाएगा। अब अगले वाले का नाम क्या आ रहा है, स्क्वायर बाइपिरामिडल। स्क्वायर बाइपिरामिडल का मतलब क्या हो गया, प्लेन पे क्या बनना चाहिए, स्क्वायर। प्लेन पे स्क्वायर बना दे, आइए चेक करते हैं। सबसे पहले प्लेन पर स्क्वायर बनाना है, तो यहां पर ये जो बोर्ड वाली पोजीशन आपको व्हाइट कलर की दिख रही है, सारी व्हाइट पोजीशन किसको दिखा रहा है बेटा, प्लेन वाली पोजीशन, ठीक है। ये देखिएगा, ये 4 पोजीशन है और ये चारों पे क्या बना हुआ है बेटा, स्क्वायर, है ना। ये सब अपन ने स्क्वायर बना दिया। सेंट्रल एटम यहां पर बैठा है और इन चारों को अगर अपन एक ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर। और इस स्क्वायर पे बात करें पहले, तो बॉन्ड एंगल इसमें 2 तरह के मिलेंगे, 90 और 180, है ना। ये 4 जो पोजीशन आपको दिख रही है स्क्वायर वाली, इनका एंगल आपस में कितना कितना है बेटा, 90 90 90 और 90। 90 के कितने एंगल मिल गए, 4, टोटल आएंगे 12, है ना। अभी कितने मिल गए, 4। अब इसको सोचो ऐसे रख दिया अपन ने। अब एक ये जो येलो वाली पोजीशन है वो इससे बाहर की तरफ है, और एक जो येलो वाली पोजीशन बोर्ड पे दिखाई गई वो इससे अंदर की तरफ है। तो एक स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर को आपने इस प्लेन पे रख दिया, स्क्वायर से एक बाहर की तरफ और स्क्वायर से एक अंदर की तरफ है। तो प्लेन आपका जो बन गया वो किसका बन गया, स्क्वायर। अब ये जो ऊपर वाली चीज है ना, इसको आप चारों से ज्वाइन कर दो, 1 2 3 4, क्या एक पिरामिड ऊपर बन जाएगा बेटा, यस। और इस वाले नीचे वाले को भी अगर मैं इन चारों से ज्वाइन कर दूं तो क्या एक पिरामिड नीचे भी बन जाएगा, यस। तो स्क्वायर को बेस मानते हुए एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, तो नाम क्या हो जाएगा, स्क्वायर बाय पिरामिडल। पहले तो इस नाम पे चर्चा करी। दूसरी बात यहां पर आती है एक और नाम की, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री को बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि आगे जाके जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आइसोमेरिज्म नाम का एक टॉपिक आएगा और वो इसी के लिए आपको पढ़ना है ना। अगर इसके अगले नाम की बात करें तो अगला नाम कौन सा आ रहा है बेटा, ऑक्टाहेड्रल। याद करिए पिछली क्लास में एक नाम हम लोगों ने पढ़ा था, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या था, 4 फेसेस में, 4 साइड्स में पूरा स्ट्रक्चर हमने क्या कर दिया था, कवर। ऑक्टाहेड्रल होने का मतलब है 8 साइड्स में आप पूरे स्ट्रक्चर को क्या कर देंगे, कवर। 8 साइड में अगर पूरे स्ट्रक्चर को कवर करोगे तो चेक करिएगा, इसको आपने रख रखा है, इस पॉइंट को इससे और इससे ज्वाइन करिएगा ना, इससे और इससे, तो एक ऐसा स्लांटिंग साइड यहां पर बन रहा है ना। इसको इससे और इसको इससे ज्वाइन करिए, 2 1 2, इसको इससे और इससे ज्वाइन करिए 3, इसको पीछे वाले दोनों से ज्वाइन करिए 4, 1 2 3 4, ऐसे 4 नीचे बनेंगे, 5 6 7 और 8। पूरा डायग्राम कितने साइड्स में कवर हो जाएगा, 8 में, इसीलिए इसको क्या नाम दिया जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। आगे सुनिएगा, ऑक्टाहेड्रल के बाद अगली कहानी आती है बॉन्ड एंगल की। याद करिए मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो प्लेन पर ये जो 4 बी बने हुए हैं व्हाइट वाले, इन सबका बॉन्ड एंगल आपस में कितना है, 90 90 90 और 90। अभी जो ऊपर वाला ग्रीन आया, इस ग्रीन का इस ब्लैक के साथ, ब्लैक के साथ, ब्लैक के साथ और ब्लू के साथ एंगल कितना बनेगा, 90। तो 490 तो पहले से ये थे, 490 इसने बना दी, और ऐसे ही 490 ये रेड वाला भी बनाएगा उन चारों के साथ। तो टोटल 90 डिग्री के कितने एंगल हो जाएंगे, 12, है ना। तो यहाँ पर 12 एंगल्स कितने के हो जाएंगे, 90 डिग्री के। अब अगली बात आती है 180 की। 180 के यहाँ पर 3 एंगल्स होंगे। 180 के 3 एंगल आपको बोर्ड पे भी दिख सकते हैं आराम से। ये बी से बी वाला जो एंगल है ये 180 है, ये बी से बी का एंगल 180 और ये बी से बी का एंगल भी 180 है। इसको अगर हम ऐसे देखें तो चेक करिएगा, ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 180, ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 180, और ये जो बाहर की तरफ है और ये जो अंदर की तरफ है इसका एंगल भी आपस में कितना है, 180। तो 180 के कितने एंगल मिलेंगे, 3, है ना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें ओवरलैपिंग कौन सी हो रही, तो याद करो सल्फर का यहाँ पर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहा है व्हाइट वाला, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या है, एस है, एसपी है, क्या है, sp3d2। और फ्लोरीन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें बैठा होता है, पी में। तो इसकी जो ओवरलैपिंग होगी वो कौन सी बनेगी, sp3d2 और p ओवरलैपिंग। इस तरह के नाम आ जाएंगे। फटाफट इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं। अच्छा अगेन इसमें भी वो बात बता दो मुझे, प्लेनर नॉन प्लेनर वाला डिस्कशन कर लेते हैं। क्या ये स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, क्लियरली समझ में आ रहा है, क्योंकि
ये तो जो 4 पोजीशन है वो तो प्लेन पर है, पर ये ऊपर वाला प्लेन से बाहर है और ये प्लेन से अंदर है। अच्छा एक बात और समझना इसमें ना, क्योंकि ये मैंने आपको बोला आगे काम आएगा, तो एक पॉइंट और बता देता हूं, ध्यान रखिएगा। इधर देखो, ये जो 4 पोजीशन अभी अपन ने बनाई प्लेन पर, एक पोजीशन प्लेन से बाहर और एक पोजीशन प्लेन से अंदर। स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेनर। एक तो ये वाला लेवल है, एक इसके ऊपर वाला लेवल है और एक इसके नीचे वाला लेवल। तो अगर नॉन प्लेनर है तो मान लीजिए आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन। बताइए मैक्सिमम एटम इन द प्लेन 5। येलो वाले को भूल जाओ, येलो वाले को भूल जाओ, बाकी सारे जो व्हाइट वाले हैं वो एक ही प्लेन पर है। तो मैक्सिमम एटम इन द प्लेन कितने हैं? 5। और वो प्लेन कौन सा है? एक्स वाई प्लेन है, याद रखिएगा, पिछली क्लास में बताया था। इसके अलावा ध्यान सुनना, जैसे पिछले वाले केस में हम लोगों ने यहां पर बोला था ये प्लेन वाली जो तीनों पोजीशन है इनका नाम क्या था? इक्वेटोरियल। और इस येलो वाली पोजीशन का नाम क्या था? एक्सियल। यहां पर आइए, यहां पर बताइए कितनी इक्वेटोरियल पोजीशन है? 4, और 2 क्या है? एक्सियल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, यहां कोई इक्वेटोरियल नहीं होता और यहां पर कोई भी एक्सियल नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। क्यों इक्वेटोरियल एक्सियल नहीं है? क्योंकि वहां पर जो इक्वेटोरियल और एक्सियल था ना, उनके बॉन्ड एंगल या बॉन्ड लेंथ अलग अलग है। मैंने बोलता उस पर कुछ बातें जो हम आगे करेंगे। इसकी सारी पोजीशन आइडेंटिकल होती है। अब देखो, अभी आपको ऐसा दिख रहा है कि ये जो ग्रीन और ये जो रेड है ना, ये प्लेन से बाहर और अंदर है, लेकिन ऐसा है नहीं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। आप इसको ऐसे घुमा दो, डायग्राम वही है। अब आपको क्या लगेगा, ये ब्लैक और ब्लैक आउट ऑफ द प्लेन और इनसाइड द प्लेन है। यहां पर इसको ऐसे घुमा दो तो आपको लगेगा कि वो ब्लैक और ये ब्लू आउट ऑफ द प्लेन इनसाइड द प्लेन है। सारी पोजीशन इसमें आइडेंटिकल होती है। इसमें ना कोई आउट ऑफ, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि आप कोई एक्सियल या इक्वेटोरियल है। इसमें ज्यादा से ज्यादा हम कहने को ये कह सकते हैं कि एट एनी टाइम 4 जो बी है वो प्लेन पर रहेंगे और 2 बी आउट ऑफ द प्लेन और इनसाइड द प्लेन रहेंगे। लेकिन आउट ऑफ द प्लेन और इनसाइड द प्लेन वाले बी को आप इक्वेटोरियल या एक्सियल का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये सारी पोजीशन आपस में क्या होती है बेटा? आइडेंटिकल होती है। नोट डाउन करिए, इससे आगे बढ़ते हैं। इसमें पार्टिसिपेट करने वाले दोनों डी का नाम क्या क्या था? कौन कौन से डी थे? डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं अगले वाले केस पे। वैसे तो इनकी ज्योमेट्री पे पिछली क्लास में भी हमने डिस्कशन कर रखा है, लेकिन वही प्लेनर नॉन प्लेनर एक बार चेक कर ले रहे हैं। चलिए, है ना। अब ये जो sp3d2 हाइब्रिडेशन है बेटा, इसके बाद अगले केस के ऊपर मूव करते हैं और लास्ट केस जो हमें समझना है दैट इज sp3d3 हाइब्रिडेशन। sp3d3 हाइब्रिडेशन पे अगर हम लोग चर्चा करें तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, चेक करिएगा। चले, है ना। यहां पर बात करते हैं लास्ट केस जो हमें पढ़ना है, सिक्स्थ केस, दैट इज sp3d3 हाइब्रिडेशन। sp3d3 हाइब्रिडेशन का मतलब है h का वैल्यू कितना आना चाहिए? 7, है ना। एक s, 3 p और 3 d, टोटल 7 प्योर ऑर्बिटल जब मिक्सर में जाएंगे तो 7 ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यहां पर जो 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, इसकी कहानी स्टार्ट करते हैं इसके मॉलिक्यूल के साथ। मान लीजिए आपको एग्जाम में जो मॉलिक्यूल दिया गया वो क्या दिया गया बेटा? IF7, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, बार बार फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिल भी जाता है, और sp3d3 के लिए मेनली यही एग्जांपल डिस्कस किया जाता है, IF7। हमारे सिलेबस में एक टाइप ऑफ कंपाउंड का नाम आएगा जिसका नाम होता है इंटर हेलोजन कंपाउंड। इंटर हेलोजन कंपाउंड क्या होता है? जब कोई एक हेलोजन किसी दूसरे हेलोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है तो उसे बोला जाता है इंटर हेलोजन।
आयोडीन भी एक हेलोजन है, फ्लोरीन भी एक हेलोजन है। जब दो हेलोजन, डिफरेंट टाइप के दो हेलोजन आपस में बॉन्डिंग कर ले तो उनके बॉन्डिंग से मिलने वाला जो कंपाउंड है उसको क्या बोला जाएगा? इंटर हेलोजन कंपाउंड। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। होते क्या है वो आगे हम लोग बाद में देखेंगे। आगे सुनिएगा, सबसे पहले आयोडीन की बात करते हैं। बेटा आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, क्योंकि ये ग्रुप 17 का मेंबर है ना। फ्लोरीन जब भी साइड एटम में आएगा कैसा बॉन्ड बनाएगा बेटा? सिंगल। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो कितने फ्लोरीन आ रहे हैं? टोटल 7 है ना। इसका मतलब है दो एटम के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, इस तरह से आप काउंट करेंगे तो टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड है। आयोडीन पे लोन पेयर कितने हैं? 0। टोटल H का वैल्यू 7, 7 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3d3। सॉल्व करने का जो दूसरा तरीका है हाफ v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर फ्लोरीन की बात करें साइड एटम के फॉर्म में तो मोनोवेलेंट 7 साइड एटम है, कोई भी प्लस या माइनस चार्ज जिसके ऊपर ओवरऑल नहीं है। अगर आप सॉल्व करेंगे H का वैल्यू 7, 7 का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3। अब sp3d3 का मतलब ये हुआ कि 7 ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार हुए, या फिर सेंट्रल एटम ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी? 7। उन 7 पोजीशन का स्पेस में एक ऑटोमेटिक अरेंजमेंट बन के आएगा और वो ऑटोमेटिक अरेंजमेंट का नाम होता है पेंटागोनल बायपिरामिडल। पेंटागोनल बायपिरामिडल, ठीक है ना। शॉर्ट में अपन पीबीपी लिख देंगे इसको। अब पेंटागोनल बायपिरामिडल की बात करें तो नाम से समझ में आना चाहिए, प्लेन पर क्या बनेगा? पेंटागन। और दो पोजीशन कैसी होगी? प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर। अब बोर्ड पे अगर हम पेंटागन बना रहे हैं तो ध्यान सुनना, मान लीजिए आपने सेंट्रल एटम ए लिया, शेप में पेंटागन है क्या? है क्या साइड में? अच्छा, वाह, कुछ तो काम का है। चलो ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, अगर हम बात करें, मान लीजिए ये हमने लिखा, ठीक है ना, ये पेंटागन अपन ने बना दिया। अब पेंटागन की बात करें तो पेंटागन में ये जो पेंटागन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं दिस इज अ रेगुलर पेंटागन। पहली बात ये ध्यान रखना, आप जब बोर्ड पे ये जो डायग्राम बन रहा है कॉपी में बनाओगे ना, ऐसे मत बनाना। ये वाला पेंटागन मत बनाना, ये 90 डिग्री है। रेगुलर पेंटागन बन रहे हैं 72 डिग्री वाला, ठीक है। अब बोर्ड में क्या होगा, वहां पर एग्जाम में आपको कुछ क्वेश्चन बना के दे दिया और वहां पर जैसे बोर्ड पे अपन ये डायग्राम बना रहे हैं, वहां पर एग्जाम में आपको मान लो पेंटागनल बाइपिरामिडल के दो डायग्राम बना के दे दिए, ये भी पेंटागन बना दिया, वो भी बना दिया, ऑल ऑफ दिस भी बना दिया, अपने तो सब बराबर ही है ना। ध्यान रखिएगा, रेगुलर पेंटागन बन रहा है ना, 72 डिग्री, थोड़ा सा बेंड बनेगा। इसके बाद अगर अपन देखें जो 5 पोजीशन तैयार हुई है ना, ये पांचों पोजीशन जो प्लेन पर तैयार हुई है, इनकी मदद से क्या बन गया बेटा? एक पेंटागन, है ना। और ये सारी पोजीशन एक ही प्लेन पर है। टोटल 360 डिग्री जो है प्लेन का, उसको आपने, है ना, 5 एंगल में डिवाइड किया तो हर एक एंगल कितने का आएगा बेटा? 72 डिग्री का। 360 डिवाइडेड बाय 5। और इसके कितने एंगल बनेंगे? यहाँ पर 5 एंगल बनेंगे ना। ये टोटल 5 एंगल होंगे, 72, 72, 72, 72, 72 आइडेंटिकल है। और ये सारी की सारी पोजीशन जो है ना, ये क्या कहलाएगी बेटा? इक्वेटोरियल पोजीशन, जैसे इससे पहले हमने sp3d में देखा था। इसके अलावा दो पोजीशन इस पे जो बाई पिरामिडल वाली है वो कैसी बनेगी? एक बनेगी प्लेन से बाहर और एक बनेगा प्लेन से अंदर। तो पेंटागन का बेस मानते हुए ये जो बाहर वाली पोजीशन है इसको अगर मैं पांचों से ज्वाइन करूंगा तो एक पिरामिड ऊपर बनेगा और अंदर भी एक पिरामिड बनेगा, तो नाम बन जाएगा पेंटागनल बाई पिरामिडल। लेकिन बोर्ड पे अपने को उसको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा, तो बोर्ड पे अपन ने यहां भी एक बी बना दिया, यहां पर भी एक बी बना दिया, इसका नाम बन गया पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। अब आगे की बात समझते हैं। ये जो ज्योमेट्री बनाई है इसमें व्हाइट वाली पोजीशन इक्वेटोरियल है और जो ये ग्रीन वाली पोजीशन है ये एक्सियल है। इससे पहले जो हमने sp3d पढ़ा था वहां पर भी हमने एक्सियल इक्वेटोरियल यूज किया था। अभी हमने पढ़ा sp3d2, इसमें हमने एक्सियल और इक्वेटोरियल यूज नहीं किया क्योंकि इसकी सारी पोजीशन आइडेंटिकल है। लेकिन sp3d और sp3d3, इसमें ये जो पोजीशन अपन इक्वेटोरियल एक्सियल लिख रहे हैं ये सारी सेम नहीं होती, इसमें बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस होता है जो अभी हम थोड़ी देर के बाद आगे पढ़ेंगे। बट हाँ, ये इसीलिए इक्वेटोरियल और एक्सियल बोला जाता है। अब यहां पर बात आती है कि देखिए इक्वेटोरियल का एंगल कितने का दिख रहा है? 72, इक्वेटोरियल एक्सियल 90 एंगल है और एक्सियल एक्सियल का एंगल कितने का आएगा? 180। अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन से कितने एंगल है, तो वो 5 एंगल है, ये 10 एंगल और ये एक ही एंगल है। अब कैसे होता है ये, तो आइए इसको 3D में एक बार इमेजिन कर लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में दिखता कैसे। पेंटागन की जब हम बात कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसा है बेटा ना,
ये जो जितनी भी व्हाइट कलर की पोजीशन है वो मान लीजिए ये आपका एक क्या बन गया, पेंटागन। रेगुलर समझ लीजिएगा, थोड़ा सा एंगल सबके बराबर है, ये इस तरह का कुछ बनेगा पेंटागन, ठीक है। अब ये पेंटागन की जो पांचों पोजीशन आपको दिख रही है ना, इन पांचों पोजीशन को अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल, 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 इक्वेटोरियल एंगल देखिएगा 360 डिग्री को आपने कितने एंगल में डिवाइड कर दिया, 5। तो ये एंगल भी इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल का 72, 72, 72, 72 और 72। तो 72 डिग्री के कितने एंगल हो गए, 5। इसके बाद दो पोजीशन जो आ रही है उनमें से एक पोजीशन इससे ऐसे बाहर की तरफ है और एक पोजीशन ऐसी की ऐसी इससे अंदर की तरफ है। अब इस इक्वेटोरियल को, ये जो 5 पोजीशन है पेंटागन की, उसको अभी मैं इस प्लेन पे मान लेता हूं ऐसा। अब जो बाहर वाली पोजीशन है वो ऐसी आ रही है। ये जो बाहर वाली पोजीशन है, अगर इसके ढक्कन को मैं इन पांचों से ज्वाइन कर दूं, है ना, 1 2 3 4 5, तो ये पांचों एंगल कितने के बनेंगे, 90। तो एक्सियल का पांचों इक्वेटोरियल से एंगल कितना बना, 90। ऐसा एक एक्सियल नीचे भी तो है, उसका भी इन पांचों से एंगल कितना बनेगा, 90। तो 90 डिग्री के 5 एंगल ऊपर, 5 एंगल नीचे, टोटल कितने बन गए, 10। और ये वाला जो एक्सियल है और इसके नीचे जो ऐसा ही एक एक्सियल और पोजीशन होगा इस तरह से, ये क्या बन जाएगा बेटा, एक्सियल, एक्सियल का एंगल कितना दिख रहा है, 180, 180 का कितना एंगल है, 1। तो ये वाला केस यहां आ गया, ठीक है। अगली बात ये आती है कि इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो ये स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर है बेटा, नॉन प्लेनर। कितने लेवल है इसमें, 3। एक तो ये वाला प्लेन, ये पांचों जिसपे है, एक ऊपर वाला प्लेन और एक नीचे वाला प्लेन। अब क्योंकि ये नॉन प्लेनर है तो क्वेश्चन वही पूछा जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन। तो ये ऊपर वाला हटा दो, नीचे वाला हटा दो, मैक्सिमम एटम इन द प्लेन 6। 5 तो साइड एटम और एक सेंटर। ये सारे ए जो व्हाइट कलर से लिखे हैं इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा, यहाँ पर ये सब एक ही प्लेन पर है, मैक्सिमम एटम वाला प्लेन यही। प्लेन बहुत सारे हो सकते हैं, ध्यान सुनना, बात को समझिएगा। जैसे मान लो ये रखा मैंने इसको और इसको ऐसे। अब प्लेन तो सामने से जो ये वाला प्लेन है, ये भी तो एक प्लेन है। इस प्लेन पे कितने एटम आ रहे हैं, गिन लो जरा। 4, एक सेंट्रल एटम 2, 3, 4। सामने वाले प्लेन पे देखो आराम से, सामने वाले प्लेन पे कितने आ रहे हैं, 4। पर आपसे अभी मैंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन, और मैक्सिमम एटम वाला प्लेन ये वाला है, 6 वाला। तो प्लेन तो बहुत सारे हैं ना, मतलब 2 एटम वाला भी प्लेन हो सकता है, 3 वाला भी हो सकता है, 4 वाला भी हो सकता है, 5 वाला भी हो सकता है, 6 वाला भी हो सकता है। लेकिन 6 से ज्यादा वाला प्लेन यहां पर नहीं होगा। तो मैक्सिमम एटम इन द प्लेन यहां पर कितने हैं बेटा, 6 है ना, नोट कर लीजिए इसको। अभी यहाँ पर ये जितने भी केसेस हम लोगों ने पढ़े हैं ये विदाउट लोन पेयर वाले केसेस हैं, और ये रेगुलर ज्योमेट्री को, आइडियल ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आइडियली इनके साथ क्या क्या होना चाहिए था। लेकिन अब इसके आगे से अब हम लोग ये देखेंगे कि मान लो बाई चांस लोन पेयर आ जाए या साइड एटम में कुछ चेंजेस आ जाए, तो फिर इनकी जो ज्योमेट्री बननी चाहिए या जो एंगल बनने चाहिए इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, डिस्टॉर्शन आते हैं। तो उसको समझाने के लिए एक थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज VSEPR थ्योरी, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी।
लगने दे बेटा, कभी भी बस में सवारी की चिंता नहीं करते, ड्राइवर की चिंता करते। कंफर्ट में ड्राइवर को होना चाहिए, सवारी डिस्कंफर्ट में चलती है, तो ड्राइवर डिस्कंफर्ट में आ गया तो फिर क्या होगा? उसको ठंड लग रही हो दूसरी जगह बैठ जाएगा उधर कोने में, पर मेरे पास ऑप्शन नहीं है ना। चलो, यहां पर अगर हम लोग बात करें तो कंडीशन क्या है, ध्यान सुनना। अभी तक हम लोगों ने कितने हाइब्रिडेशन पढ़े? 6 टाइप के। पहला हाइब्रिडेशन कौन सा है? एसपी। अब इसको एक बार रिकॉल कर लीजिए, क्योंकि अब आगे हम लोग वीएससी पे पढ़ेंगे तो हमें दिमाग में क्लियर होना चाहिए। क्या आपको बताया था मैंने कि एच का वैल्यू मिनिमम क्या होना चाहिए? 2, क्योंकि मिक्सिंग आप कराओगे तो कम से कम 2 ऑर्बिटल को मिक्स होना पड़ेगा। तो एच का वैल्यू हमारे पास 2 से लेकर कहां तक है? 7 तक, ठीक है। एच का वैल्यू 2 जब भी आएगा, इसका मतलब हाइब्रिडेशन कौन सा होगा? एसपी। और एसपी की आइडियल जो ज्योमेट्री होनी चाहिए, जिसको इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोला गया है, उसका नाम क्या होगा? लीनियर। उसका बॉन्ड एंगल आइडियली कितने का होना चाहिए? 180 डिग्री, ठीक है, ये क्लियर है। मान लीजिए एच का वैल्यू 3 आया, तो एच का वैल्यू 3 होने का मतलब है कि उसका हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp2। sp2 का आइडियल ज्योमेट्री जो होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होना चाहिए, उसको क्या बोला हमने? ट्राइगोनल प्लेनर। और उसके आइडियली बॉन्ड एंगल कितने के होने चाहिए? 120 डिग्री ईच, 3 एंगल होने चाहिए ना। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि एच का वैल्यू अगर 4 है तो हाइब्रिडेशन का नाम क्या होगा बेटा? sp3। sp3 का जो ज्योमेट्री बन के आएगा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री या आइडियल ज्योमेट्री जिसको हम बोल सकते हैं, वो आएगा टेट्राहेड्रल। और उसके अंदर जो बॉन्ड एंगल है वो आइडियली कितने के होने चाहिए? 109.5 डिग्री के वहां पर एंगल्स होने चाहिए, ठीक है। अगला केस आज हमने 3 पढ़ा, H इक्वल टू 5, 6 और 7। 5 के लिए हाइब्रिडेशन sp3d, 6 के लिए sp3d2, 7 के लिए sp3d3। sp3d के लिए जो आइडियल ज्योमेट्री है दैट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। 6 के लिए स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल, 7 के लिए पेंटागनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एंगल जो मिलेंगे आपको आइडियली 120 डिग्री का, या फिर 90 डिग्री का, या फिर 180 डिग्री का। वो डिपेंड करेगा कि आप इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल का एंगल देख रहे हो, या इक्वेटोरियल एक्सियल का एंगल देख रहे हो, या फिर एक्सियल एक्सियल का एंगल देख रहे हो। इसके बाद sp3d2 में स्क्वायर बाइपिरामिडल में 2 तरह के एंगल आपको देखने को मिलेंगे, 90 डिग्री और 180 डिग्री। ये आइडियल केस था। और इसके बाद अभी लास्ट जो हम लोगों ने देखा sp3d3 में आपको 3 तरह के एंगल देखने को मिलेंगे, आइडियली 72 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री, डिपेंडिंग ऑन इक्वेटोरियल लिया या एक्सियल लिया। sp3d और sp3d3 है ना, इन दोनों में इक्वेटोरियल और एक्सियल नाम का यूज किया जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में जो sp3d2 आया है उसमें कोई भी इक्वेटोरियल या एक्सियल पोजीशन नहीं होती है, क्योंकि मैंने आपको घुमा फिरा के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दिखाया था कि वो सारी पोजीशन एक दूसरे से आइडेंटिकल होती है। हेलो हेलो हेलो, हाँ। अब अगले पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं कि अगला पॉइंट क्या है, ध्यान सुनिएगा। यहां पर ये जितने भी केस हैं, इन सबके बाद एक पॉइंट हमें समझना है कि अभी तक जितने भी केस हमने देखे ना, उसमें सिग्मा बॉन्ड सारे थे। लोन पेयर की वैल्यू कितनी आ रही थी बेटा? 0। तो अभी तक कोई लोन पेयर नहीं था। लेकिन अब बाय चांस लोन पेयर अगर आ गया तो क्या चेंजेस आएंगे? दूसरी बात, ये जितने भी एग्जाम्पल आपने पढ़े हैं, इन सब में आप चेक करो साइड एटम को। हर जगह पर जो हमने साइड एटम लिए ना विद इन द मॉलिक्यूल, वो सेम है। पहला एग्जांपल लिया था BeF2, तो F2 ही थे दोनों, मतलब। फिर हमने लिया BF3, तो सारे फ्लोरीन ही थे। हालांकि बीच बीच में मैंने आपको ओवरलैपिंग के लिए बताया था कि यहाँ 2 हाइड्रोजन आ जाए, 2 आ जाए तो क्या होगा, लेकिन हाँ, अभी तक जो हमने कंसिडर करे ना, उसमें सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है, और आने वाले सभी साइड एटम जो भी कंसिडर किए वो आपस में सेम थे। लेकिन अब क्या होगा कि अब मान लो सेंट्रल एटम पे लोन पेयर भी आ जाए और आने वाले साइड एटम सभी के सभी आपस में सेम ना हो, कोई हाइड्रोजन हो, कोई फ्लोरीन हो, कोई क्लोरीन हो, तो ओवरऑल जो अरेंजमेंट है ना, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि इसकी आइडियल ज्योमेट्री में कुछ डिस्टॉर्शन आ जाएगा। तो वो डिस्टॉर्शन के बारे में हमें पढ़ना होता है, और उसी चीज को हम समझने के लिए एक थ्योरी पढ़ते हैं जिसका नाम है VSEPR थ्योरी। चलिए हेडिंग डालिएगा, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब देखो ये जो थ्योरी है ना, इसके नाम में इसका काम छुपा हुआ है।
सबसे पहली बात यहां पर आप देखें तो नाम में क्या लिखा हुआ है बेटा, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। कहने का मतलब क्या है, सेंट्रल एटम जो है ना, हम लोग बात किसके रेफरेंस में कर रहे हैं, सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में, सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। भैया इलेक्ट्रॉन पेयर कोई भी हो, दो तरह के बॉन्ड पेयर, मतलब दो तरह के पेयर आएंगे, एक तो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, है ना। बॉन्ड पेयर कहने का मतलब है जो बॉन्ड बनाने में यूज हुए इलेक्ट्रॉन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर। जैसे मान लो CH4 बना तो कार्बन के आसपास कितने हाइड्रोजन आए, 4। तो यहां भी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन यूज हुए, उस बॉन्ड में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। लेकिन कभी कभार बॉन्ड पेयर के अलावा क्या आ सकते हैं, लोन पेयर। तो ये क्या बोलता है थ्योरी कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जो भी बॉन्ड पेयर है या जो भी लोन पेयर है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। क्यों क्यों रिपेल करेंगे, क्योंकि बॉन्ड पेयर में भी इलेक्ट्रॉन ही है और लोन पेयर में भी इलेक्ट्रॉन ही है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। रिपेल करके क्या चाहते हैं वो, कि रिपेल इतना रिपेल कर दें कि एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर चले जाएं, ताकि डिस्टेंस मैक्सिमम होने से रिपल्शन हो जाएगा, और रिपल्शन कम या मिनिमम हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो सारा काम वही है, बस पीछे पीछे जो हमने केसेस पढ़े थे उसमें कोई लोन पेयर नहीं था, लेकिन अब क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। कहानी को समझिएगा। मान लीजिए मैंने एक मॉलिक्यूल बोला आपको, अमोनिया, NH3। तो भाई NH3 की अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन है। साइड एटम कौन आ रहा है बॉन्ड बनाने, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कैसा बॉन्ड बनाता है, सिंगल। 3 हाइड्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बना लिया, लेकिन एक नाइट्रोजन के पास क्या बच गया, लोन पेयर। अब चेक करिएगा, यहां पर भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आया। इस वाले इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम लोग बोलेंगे बॉन्ड पेयर। इस वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर, क्योंकि बॉन्ड में यूज हुआ है। इसको भी क्या बोलेंगे, बॉन्ड पेयर। लेकिन जो बॉन्ड में यूज नहीं हुआ उस इलेक्ट्रॉन के पेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, लोन पेयर। और ये थ्योरी बोलती है कि ये सब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। और रिपेल करके एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाना चाहेंगे, ताकि इनके बीच का रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम। पहला पॉइंट थ्योरी के बारे में लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, according to this theory, the geometry of a molecule, the geometry of a molecule depends upon, geometry of a molecule depends upon the electron pairs, depends upon the electron pairs in the valence shell, in the valence shell of central atom. है ना, ब्रैकेट में लिखना इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, डैश करके लिखें बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब यहां पर क्या है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, कुछ भी हो सकता है। अब देखो इधर ध्यान सुनना है ना, मीनिंग समझना बात का। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर पर डिपेंड कर रहा है, ध्यान सुनना। इसका मतलब ये मत सोचना कि इन 5 इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रहा है, नहीं। ये इलेक्ट्रॉन भी अब सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि बॉन्डिंग में ये ओवरलैपिंग में आया है। ओवरलैपिंग में आया तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी गिना जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इसमें भी गिना जाएगा। मतलब इन पूरे इलेक्ट्रॉन के पेयर्स के ऊपर किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या करेगी बेटा, निर्भर कर रही होगी कि उसकी ज्योमेट्री क्या बन के आएगी। अगला पॉइंट लिखिएगा, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स, the electron pairs try to remain, the electron pairs try to remain as far apart as possible. The electron pairs try to remain as far apart as possible. एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहना चाहते हैं, as far apart as possible, so as to minimize, so as to minimize the repulsion between them. As far apart as possible, so as to minimize the repulsion between them. अगला पॉइंट लिखें, the order of repulsion, the order of repulsion, the order of repulsion is
ये दो ऑर्डर आपके सामने लिखे हुए हैं, इन दोनों ऑर्डर्स को नोट डाउन कर लीजिए। इनमें से फर्स्ट वाला जो ऑर्डर है उस पर स्टार मार्क कर लेंगे, मेनली वही पूछा जाएगा आपसे। सेकंड वाला जो ऑर्डर है ये तो हम लोग जब बॉन्ड एंगल्स पढ़ रहे होंगे कंपैरिजन तब काम में आएगा हमें। मेनली जिस रिपल्शन के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले वो फर्स्ट वाला रिपल्शन है, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ये जो रिपल्शन का ऑर्डर आपके सामने लिखा है ध्यान से देखिएगा। हमने बोला कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जब भी मॉलिक्यूल बन रहा होगा तो वहां पर दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर आ सकते हैं, एक तो आ सकता है बॉन्ड पेयर और एक आ सकता है बेटा लोन पेयर। लेकिन अगर आप देखें तो यहां पर रिपल्शन का एक ऑर्डर लिखा हुआ है कि सबसे ज्यादा रिपल्शन कहां पर लगेगा, लोन पेयर के बीच में। उससे कम रिपल्शन कहां लगेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। और उससे भी कम रिपल्शन कहां लगेगा, बॉन्ड पेयर के बीच में। अब इसका कारण एक बार समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है, है ना। वैसे मेरे हिसाब से अगर इस लेवल तक आ गए तो ये बात जो अभी हम लोग कर रहे हैं सुन तो रखा ही होगा आपने कि इस तरह का कुछ रिपल्शन होता है, लेकिन इसकी कहानी क्या है एक बार उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। लोन पेयर जो होता है और बॉन्ड पेयर जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए एक सेंट्रल एटम अपन ने लिया ए, और ए के आसपास मान लीजिए इस तरह से मैंने तीन केस बना दिए बी, बी और बी, और एक क्या बना दिया हमने, लोन पेयर, है ना। इस तरह से लोन पेयर को दिखा रहे होंगे। अब ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, लेकिन ये क्या है, लोन पेयर। बॉन्ड पेयर जब होता है ना तो बेटा ये कोवेलेंट बॉन्ड की बात चल रही है। एक इलेक्ट्रॉन तो इसका होगा और एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। यहां पर बताइए कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दो। यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, दो। लेकिन यहां पर इन दो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो एक एटम के पास है या दो में डिवाइडेड है, बेटा दो में डिवाइडेड, दो में डिवाइडेड है। ये कितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों ना हो, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन तो नहीं खींच पाएगा, पार्शियली ही खींच पाएगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी आएगा वो दो के बराबर तो नहीं होगा, दो से कम ही होगा, है ना, क्योंकि दो के बीच में शेयर हो रहा है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किसी और के साथ शेयर नहीं हो रहा है, शेयर नहीं हो रहा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसके पास होगी, ए के पास। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना वो दो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी, मतलब इनसे ज्यादा होगी। अब आप खुद सोचिए कि जब आप रिपल्शन कराने जाएंगे तो बेटा यहां पर जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन हो रहा होगा या यहां पर जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, लेकिन यहां पर जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा तो ये वाला रिपल्शन ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पर Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा। और दोनों सिमिलर चार्जेस है तो लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल। जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा रिपल्शन उतना ज्यादा होगा। तो सबसे पावरफुल रिपल्शन बॉन्ड पेयर का होगा या लोन पेयर बॉन्ड पेयर का होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। लेकिन मान लो अगर एक और लोन पेयर आ जाए तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस लोन पेयर की भी तो यहीं पे होगी, तब सबसे ज्यादा रिपल्शन किसका होगा, लोन पेयर। तो लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो सिर्फ एक एटम के पास होता है, सेंट्रल एटम के पास होता है, और इसीलिए उससे प्रोड्यूस होने वाला रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा। या ऐसा भी बोल सकते हो कि लोन पेयर ज्यादा जगह मांगता है रहने के लिए, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती, ज्यादा। तो ये ज्यादा स्पेस मांगता है, जबकि बॉन्ड पेयर कम स्पेस में भी आ सकते हैं। और इसी को कहने का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा और कम और कम और कम है, इसीलिए सबसे ज्यादा रिपल्शन किसका लगेगा, लोन पेयर, उससे कम लोन पेयर, उससे कम बॉन्ड पेयर। ये जो अभी मल्टीपल बॉन्ड वाला है ये भी वही कहानी है। आप सोचिए मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर बन रहा होगा तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, और सिंगल बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा रिपल्शन उतना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी कम रिपल्शन उतना कम होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में। अगला पॉइंट बोल रहा हूं, लिखिएगा। एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ध्यान सुनना, यहां पर पहले बता ही देता हूं आपको, फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, अभी हम लोगों ने यहां पर क्या बोला है बेटा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। एनसीईआरटी के हिसाब से बॉन्ड पेयर कैसा भी हो, देखो बॉन्ड पेयर वैसे तो अलग अलग होते हैं, सिंगल बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। लेकिन एनसीईआरटी ने जो बोल रखा है या इस थ्योरी को जब समझाया गया तो उसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन को काउंट किया। मैंने बोला ये तो हम आगे यूज करेंगे ना, बॉन्ड पेयर को रिपल्शन को काउंट करने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए अभी ये जो डायग्राम बना था ऐसा बना था, और ये कैसा बॉन्ड था, सिंगल सिंगल और सिंगल। तो अभी इसका रिपल्शन हमने देखा, इसको हम क्या बोल रहे थे, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इसको क्या बोल रहे थे, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इसको क्या बोल रहे थे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लेकिन अब एक और बात है, मान लीजिए यहां पर मल्टीपल बॉन्ड होता, कैसा बॉन्ड होता, मल्टीपल। अभी भी ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन ही है। तो हम जब इस थ्योरी पे बात करते हैं ना तो हम सिर्फ बॉन्ड पेयर लिखते हैं, बॉन्ड पेयर में ये रिप्रेजेंट नहीं करते कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। मान लो
यहां पर सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन होता और यहां पर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का रिपल्शन होता, तो बेटा ये रिपल्शन इसके मुकाबले वो रिपल्शन ज्यादा होगा। भैया ये वाला बॉन्ड पेयर का रिपल्शन देख लो और ये वाले बॉन्ड पेयर का रिपल्शन देख लो, तो ये पावरफुल होगा क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन अब एनसीईआरटी या ये थ्योरी जो है ना वो क्या बोलता है कि हमें तो सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन काउंट करना है, चाहे वो सिंगल सिंगल बॉन्ड हो चाहे वो मल्टीपल बॉन्ड हो, उसको बोला क्या जाएगा बॉन्ड पेयर रिपल्शन। लेकिन हकीकत में क्या वो जो रिपल्शन है और ये जो रिपल्शन है दोनों बॉन्ड पेयर का रिपल्शन सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग। क्या ये वाला रिपल्शन ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा। तो एक पॉइंट हमको समझना है कि जो मल्टीपल बॉन्ड है ना, मल्टीपल बॉन्ड को इस थ्योरी में हम लोग ट्रीट करेंगे एज अ सुपर सिंगल बॉन्ड पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर। मतलब उसको मानना तो सिंगल बॉन्ड की तरह ही है, लेकिन उस सिंगल बॉन्ड और इस सिंगल बॉन्ड को, इसको मान लिया आपने सिंगल बॉन्ड मान लिया थोड़ी देर के लिए ना, आपने इसको सिंगल बॉन्ड मान लिया क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्शन काउंट करना है। लेकिन क्या वो सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड दोनों सेम होंगे अलग अलग होंगे? अलग अलग। तो इस वाले सिंगल बॉन्ड को, जो मल्टीपल बॉन्ड को आप सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसे हम लोग सिंगल बॉन्ड नाम बोल के क्या बोल देंगे? सुपर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। एक होता है मैन, एक होता है सुपरमैन। वैसे एक होता है इलेक्ट्रॉन पेयर या सिंगल बॉन्ड पेयर और एक होता है सुपर सिंगल बॉन्ड पेयर या सुपर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड की तरह ट्रीट किया जाएगा, लेकिन उसे एक्चुअल में हम सिंगल बॉन्ड ना बोल के क्या बोलेंगे? सुपर सिंगल। उससे हमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि भैया इसमें जो रिपल्शन है वो सिंगल बॉन्ड के मुकाबले क्या है? ज्यादा। अगला पॉइंट जो है लिख लीजिएगा, मल्टीपल बॉन्ड्स will be treated as multiple bonds will be treated as super single multiple bonds will be treated as super single electron pair। सुपर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर बोल दे, सुपर सिंगल बॉन्ड पेयर बोल दे, बात एक ही है, सुपर सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, तो ये कहानी अपने को क्लियर होनी चाहिए। इस तरह की कुछ बातें एनसीईआरटी या हम लोग बोले तो वीएससीपीआर थ्योरी के बारे में लिखी हुई है। अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ये सारी बातें लिखने के बाद हमें अब वो केसेस डिस्कस करने हैं जहां पर सेंट्रल एटम के ऊपर क्या आ रहा होगा बेटा? लोन पेयर, और साइड एटम वगैरह सब कुछ चेंज हो रहा होगा। तो एक पूरा टेबल बनाएंगे अब हम लोग यहाँ पर। अब टेबल जो बन रहा है पहले इसके कॉलम बन जान दीजिएगा आराम से, इत्मीनान से, और उसी हिसाब से जब मैं एक बार टेबल बना के भर दूं पूरा, फिर आप बनाइएगा ताकि आपको एक बार स्पेस की पता चल जाए कि कितनी कितनी बातें लिखनी है ना। ये ध्यान रखिएगा। पता चला आपने एक कॉलम बड़ा बना दिया, छोटा बना दिया, फिर पूरा पेज बर्बाद हो जाएगा। निवेदन है लिखने के बाद ही लिखिएगा, वरना अभी भी आप पछताएंगे बाद में। ठीक है, सिर्फ कॉलम देख के ना लिखें। अभी मेरे पास बोर्ड पे जितनी जगह है मैंने उतने के हिसाब से कॉलम बनाए हैं। ठीक है, हाँ।
चलिए आइए ना, यहां पर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये कुछ केसेस आपके सामने लिखे ना, टेबल सॉल्व करने के वही दो तरीके, या तो समझ लीजिए, नहीं तो रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास, ठीक है। 3D में इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन हो जाएगा तो आगे आने वाले टॉपिक भी सिंपल हो जाएंगे। सबसे पहले यहां पर क्या क्या बातें लिखी हुई, तो सीरियल नंबर लिखा हुआ है हम लोगों ने। उसके बाद एच का वैल्यू हमें क्या बता देगा कि एच का वैल्यू 2 3 4 5 क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या पहचान लेंगे, उसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, एच का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास तरीका होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, वो भी यहां पर आ जाएगा। आइडियल ज्योमेट्री को क्या बोला जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। और उसके अलावा एक और ज्योमेट्री का यहां पर नाम लिखा है, वो नाम क्या है, मॉलिकुलर ज्योमेट्री। अब पहले तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिकुलर ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है वो अभी हम लोग समझेंगे। फिर अगला लिखा है बॉन्ड एंगल, और फिर क्या लिखा है, एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल वाला जो कॉलम है, यहाँ पर हम बहुत सारी चीजें एग्जाम्पल के अलावा भी लिख रहे होंगे, जैसे कि प्लेनर, नॉन प्लेनर, मैक्सिमम एटम इन द प्लेन कितने हैं, क्या है क्या नहीं है, वो सब चीजें यहीं पे आएगा, ठीक है। अभी देखो, पहले इलेक्ट्रॉनिक और मॉलिकुलर ज्योमेट्री पे बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। ज्योमेट्री जो है, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, या दो तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और एक होता है मॉलिकुलर ज्योमेट्री। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले उसको समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि इसको और क्या क्या नाम से पुकारा जा सकता है। एक एग्जांपल, नीट के पेपर में आ चुका है, प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएगा आपको, है ना। XeF4, ये वही मॉलिक्यूल है जिसके आने के बाद लोगों को पता चला था ठीक है, कि ऐसा कुछ होता है, ठीक, ध्यान रखें। फिर कुछ लोगों को पता था पहले से ही, पर बहुत कुछ को बाद में ही पता चला, है ना। अब अगर XeF4 की बात करें तो XeF4 की कहानी क्या थी, ध्यान सुनेगा। अगर आप इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाते हैं तो क्या क्या चीजें आ रही होंगी आपके सामने, वो समझते हैं। जेनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 8, है ना। ग्रुप 18 का मेंबर है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। साइड एटम कौन आ रहा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन कैसा बॉन्ड बनाता है, सिंगल, तो 1 2 3 और 4। अगर आप देखें तो दो एटम के बीच का पहला बॉन्ड सिग्मा, ये क्या है, लोन पेयर। ये क्या है, लोन पेयर। दो इलेक्ट्रॉन के ग्रुप को क्या बोलेंगे, पेयर। यहां पर अगर आप देखें सिग्मा बॉन्ड कितने बन रहे, 4, लोन पेयर कितने आ रहे हैं, 2। एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, और 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp3d2। यहां तक तो अपन ने ऐसे सॉल्व कर लिया, ठीक है। हाफ v प्लस एम माइनस सी प्लस ए से भी सॉल्व कर सकते थे, बट अभी वो सब करेंगे, तो अभी बस देखते जाइए। sp3d2, sp3d2 अगर आ गया तो बेटा सेंट्रल एटम ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी, 6। उन 6 का स्पेस में एक ऑटोमेटिक अरेंजमेंट बन के आएगा, और उस ऑटोमेटिक अरेंजमेंट का नाम क्या होता है बेटा, स्क्वायर बाय पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल। उसे बोला जाएगा स्क्वायर बाय पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल, ठीक है ना, ये नाम हो जाएगा। लेकिन अगर स्क्वायर बाय पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल बन के आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ कि जेनॉन ने अपने आसपास 6 पोजीशन तैयार करी। उन 6 पोजीशन में से 4 पोजीशन तो स्क्वायर के फॉर्म में है, और 2 पोजीशन प्लेन से बाहर और अंदर पिरामिड के फॉर्म में। तो पहले वो 4 पोजीशन बना देते हैं जो प्लेन पर, ये स्क्वायर बना दिया अपन ने, और एक पोजीशन इस प्लेन से बाहर है और एक पोजीशन इस प्लेन से अंदर है। उस बाय पिरामिडल को हम लोग बोर्ड पे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये बन गया स्क्वायर बाय पिरामिडल। ये हाइब्रिडाइजेशन इतना ही होता है। मैंने आपको पहले बोला था हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ डब्बों की जरूरत होती है। उसने 6 डब्बे बना के अरेंज कर दिए। अब उसने देखा कि मैंने डब्बे तो बना दिए 6, बॉन्ड बनाने के लिए कितने साइड एटम आए, 4। तो अब 6 में से 4 ही जगहों पर तो फ्लोरीन आ सकता है, 2 बची हुई जगहों पर कौन जाएगा, लोन पेयर। अब इसका अरेंजमेंट कैसा क्या होता है वो सब बाद में समझेंगे क्यों ऐसा होता है। मान लीजिए फ्लोरीन यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया और यहां आ गया। क्या फ्लोरीन वो चारों जो स्क्वायर वाली पोजीशन है उस पर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। और ये जो ब्लू कलर की पोजीशन है ये तो प्लेन से बाहर और प्लेन से अंदर है। यहां पर कौन आ गया, लोन पेयर, और यहां पर भी कौन आ गया, लोन पेयर, क्योंकि 4 बॉन्ड पेयर थे आपके पास और 2 जो बची हुई पोजीशन है उसमें किसको आना था, लोन पेयर को। अब इसमें 2 पॉइंट आता है। पहला, इसका जो आइडियल ज्योमेट्री है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। जब भी sp3d2 होगा हमें तो इन 6 का अरेंजमेंट देखना है। इन 6 के अरेंजमेंट को हमने क्या नाम दिया, स्क्वायर बाय पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल। और एक नाम आएगा मॉलिकुलर ज्योमेट्री। मॉलिकुलर ज्योमेट्री में हम लोग इसका नाम लिखते हैं स्क्वायर प्लेनर। अब ये दोनों में डिफरेंस समझना है।
इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, क्या नाम में इलेक्ट्रॉन का मेंशन है या नहीं है? तो ऐसी ज्योमेट्री जो किसकी ज्योमेट्री हो? इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब इलेक्ट्रॉन पेयर में हर कुछ आ जाएगा, बॉन्ड पेयर भी आ जाएगा और लोन पेयर भी आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड पेयर में भी है और इलेक्ट्रॉन तो लोन पेयर में भी है। अब चेक करिए, क्या इस जेनॉन और फ्लोरीन के बॉन्ड में यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर होगा या नहीं होगा? बेटा होगा। यहां पर भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, यहां पर भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर होगा और यहां पर भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। तो बेटा ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है। अगर सिर्फ मैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखूं, एटम भूल जाइए, सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, तो इन इलेक्ट्रॉन ने क्या बना दिया? स्क्वायर। और इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन ने क्या बना दिया? बाय पिरामिडल। मतलब नाम क्या बन गया? स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री का मतलब यह है कि आपने जो आइडियल ज्योमेट्री पढ़ी होती है ना, कि भैया 6 का अरेंजमेंट क्या होके आना चाहिए, उसी आइडियल अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। मतलब आपने सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन देखा और जो उसकी ज्योमेट्री अभी तक हम लोगों ने पढ़ी है वही उसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी, क्योंकि या तो इसमें 6 जो जगह बनी है, या तो 6 के 6 में बॉन्ड पेयर आएगा, या तो 6 के 6 पे लोन पेयर आएगा, या किसी पे बॉन्ड पेयर और किसी पे लोन पेयर आएगा, पर आएगा तो इलेक्ट्रॉन ही। तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट तो हमेशा ही क्या बनेगा बेटा? स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर सब आएंगे। तो इसीलिए sp का हमेशा लीनियर ही आंसर आएगा, sp2 का हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर, sp3 का हमेशा टेट्राहेड्रल, वो आइडियल ही होता है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, है ना। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है उनका अरेंजमेंट। हमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट नहीं देखना इस बार, एटम्स का अरेंजमेंट देखना है। अब अगर आप एटम्स का अरेंजमेंट देखो तो इलेक्ट्रॉन को भूल जाइए, सिर्फ एटम पे फोकस करिएगा। एक एटम ये रहा सेंट्रल एटम, एक एटम ये रहा साइड एटम, साइड एटम, साइड एटम, साइड एटम, और कोई एटम है ही नहीं इसमें। अगर सिर्फ इन एटम्स का अरेंजमेंट अगर हम लोग देख लें, तो क्या इन एटम्स का जो अरेंजमेंट दिख रहा है ये एक स्क्वायर है या नहीं है? बेटा है। तो इसका नाम क्या बन जाए? और ये सारा स्क्वायर जो बन रहा है वो एक प्लेन पे बन रहा है, इसीलिए अब इसको स्क्वायर बाय पिरामिडल ना बोल के क्या बोल दिया जा रहा है बेटा? स्क्वायर प्लेनर। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट देखेंगे, वेदर बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसा भी कुछ भी, हर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखना है, और वो हमेशा वही होगा जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, है ना। लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में हमें इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट देखना है या मॉलिक्यूल के एटम्स का अरेंजमेंट देखना है? एटम्स का अरेंजमेंट देखना है, और वो अरेंजमेंट जैसा जैसा अब हमको दिखता जाएगा वैसे वैसे हम उसका नाम लिखते जाएंगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में क्या अंतर होता है, ठीक। ये दोनों कई बार सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों कई बार डिफरेंट भी होते हैं। जब तक लोन पेयर नहीं आएगा, जब तक लोन पेयर नहीं आएगा दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि यहां पर भी बॉन्ड पेयर आएगा और उन बॉन्ड को बनाने के लिए हर जगह पे एटम भी होगा। तो जब तक लोन पेयर नहीं आएगा दोनों सेम है, लेकिन लोन पेयर आने के बाद दोनों में डिफरेंसेस आने लग जाते हैं। अगला पॉइंट सुनिएगा, इसको और क्या नाम से बोला जा सकता है? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री के अलावा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बोल दिया, यही है। इलेक्ट्रॉनिक शेप बोल दिया, यही है। ध्यान सुनते जाना, समझते जाना। यहां पर आइए, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बोल दिया, मॉलिक्यूलर शेप बोल दिया, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बोल दिया, यही है। इसके अलावा ध्यान सुनेगा, कई बार क्या होता है बच्चा दो वर्ड में कंफ्यूज रहता है, मतलब मास्टर भी इसी में कंफ्यूज रहते थे इस क्वेश्चन के आने के पहले, वो है ज्योमेट्री और शेप। पहले ये बोल देते थे ये आ गया तो ज्योमेट्री है, वो आ गया तो शेप है, खत्म। ऐसा कुछ भी नहीं है, यही ज्योमेट्री है यही शेप है, और वही ज्योमेट्री वही भी शेप है ना, दोनों ही हो सकता है। अगर हमने यहां देखो इलेक्ट्रॉनिक शेप लिखा, वहां मॉलिक्यूलर शेप लिखा, डिफरेंस क्या है? अब मान लो अभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता कि ये जो XeF4 है, XeF4 के लिए बताइए इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, तो आप क्या बोलते हैं? स्क्वायर बाय पिरामिड। चलो एक काम करो, लिख लो इसको, लिख लो फटाफट लिख लो। जल्दी लिखना है ना, 20 सेकंड का समय केवल।
हो गए बेटा, 25 सेकंड हो गए। स्लाइड मिल जाएगी, लिख लेना आराम से। आप लोगों के लिए तो व्यवस्था है ही सारी। चले आइए, है ना। अगले केस के ऊपर बात करते हैं। अब ये टेबल हम लोग बनाने वाले, टेबल कैसे बनता है आइए उस पर चर्चा करते हैं। पहले आपके सामने लिखा बेटा BF2 C2H2 और CO2। BF2 का एग्जांपल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और C2H2 अभी आपके सामने लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं और CO2 पे चर्चा करते हैं। ध्यान सुनना, मैंने आपको बोला था सॉल्व करने के दो तरीके, एक तो सिग्मा प्लस लोन पेयर और दूसरा होता है हाफ V प्लस M माइनस C प्लस, है ना। दोनों से सॉल्व करते हुए चलेंगे कुछ केसेस को। यहां पर बताइए, पहले BeF2 पे बात करें तो सेंट्रल एटम कौन है बेटा? बेरिलियम। बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। क्लोरीन फ्लोरीन जो भी आए मोनोवैलेंट है, टोटल 4 का हाफ किया 2। H का वैल्यू क्या आ गया? 2। H का वैल्यू 2 आने का मतलब ये है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp। और sp हाइब्रिडाइजेशन जब भी आएगा ना बेटा, तो उसका आइडियल ज्योमेट्री जो है, उसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो है वो क्या होना चाहिए? लीनियर। लीनियर का मतलब ये सेंट्रल एटम आएगा और उसने अपने आसपास 180 डिग्री पे दो पोजीशन तैयार करी है, जहां पर किसको आना है बेटा? साइड एटम को आना है। फिलहाल में दो पोजीशन तैयार हुई और साइड एटम भी कितने आ गए? 2, क्योंकि लोन पेयर भी चेक करना है अब आपको। सेंट्रल एटम ने दो पोजीशन तैयार करी, साइड एटम भी आ गए 2। इसका मतलब है एक साइड एटम एक पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा, दूसरा साइड एटम दूसरा पोजीशन ऑक्यूपाई करेगा, मतलब लोन पेयर 0। लोन पेयर 0 होने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी। इसी को अगर हम सिग्मा प्लस लोन पेयर से सॉल्व करते तो कैसे होता, चेक कर लीजिएगा। यहां पर बेरिलियम के वैलेंस शेल में अगर हम लोग बात करें तो बेरिलियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एक से फ्लोरीन जुड़ जाएगा, दूसरे से फ्लोरीन जुड़ जाएगा, सिग्मा बॉन्ड 2। और बेरिलियम पे लोन पेयर कितना है? दिख रहा है 0। तो इसका मतलब है H का वैल्यू 2 आएगा, 2 का मतलब sp, sp का मतलब लीनियर। लोन पेयर 0 होने का मतलब ये हुआ कि सिग्मा बॉन्ड 2 है और लोन पेयर कितना है? 0। इसके लिए हमें बार बार ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने अभी जो हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A किया था उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। H का वैल्यू 2 आया था और साइड एटम भी 2 है। अगर 2 साइड एटम है तो दोनों कम से कम सिग्मा तो जरूर बना रहे होंगे, और 2 पोजीशन तैयार करी है, 2 ही साइड एटम आए तो दोनों साइड एटम एक एक पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे, तो लोन पेयर की जगह वहां पर नहीं होगी। इस केस को लिखने के लिए कई बार ऐसा भी लिख के दे देगा आपको, एक रिप्रेजेंटेशन चलता है इस तरह से AB2L0। ये रिप्रेजेंटेशन क्या है तो आइए इसको भी समझ लेते हैं। ए का मतलब यहां पर हो जाएगा सेंट्रल एटम, बी का मतलब हो जाएगा साइड एटम और एल का मतलब होगा लोन पेयर। कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं बेटा? 2। तो ये बॉन्ड पेयर बता दे रहा है आपको, सिग्मा बॉन्ड पेयर। और L0 का मतलब है लोन पेयर कितने आ रहे हैं? 0। तो अगर कभी ऐसा लिख के आ जाए तो ऐसे लिखने का मतलब ये होता है कि सिग्मा बॉन्ड 2 है और लोन पेयर 0 है। सॉल्व करके आप H का वैल्यू यहां से निकाल सकते हो कि H का वैल्यू कितना आएगा? 2। और H का वैल्यू 2 होने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ जाएगा बेटा? sp। ठीक है, आइए इधर देखते हैं। तो इस रिप्रेजेंटेशन को मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं कि इसको हम लोग AB2L0 के नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बॉन्ड एंगल की बात करें तो इसका आइडियल बॉन्ड एंगल कितना होता है बेटा? 180 डिग्री। वही एंगल है क्योंकि अभी लोन पेयर 0 है। लेकिन अगले केस को समझिएगा, ये BeF2 तो हमने ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर रखा है। मान लो आपको CO2 देता और बोलता कि CO2 का हाइब्रिडाइजेशन निकाल दीजिए, है ना। तो आपने लिया CO2, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4। ऑक्सीजन अगर साइड एटम में आता है तो ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल, डबल या ट्रिपल? डबल। एक ऑक्सीजन आएगा तो 2 से पेयरिंग करेगा क्योंकि वो डबल बॉन्ड बनाना चाहता है, और अगला ऑक्सीजन आएगा तो वो भी 2 से पेयरिंग करेगा क्योंकि वो डबल बॉन्ड बनाना चाहता है। 2 एटम का पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई। सिग्मा कितने बन रहे हैं? 2। सेंट्रल एटम कार्बन पे लोन पेयर 0। पाई मत गिन लेना, फिर से बोल रहा है ना, सिग्मा गिनते केवल। H का वैल्यू कितना आ गया? 2। H का वैल्यू 2 आने का मतलब ये हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? sp। sp हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम ने अपने आसपास कितनी पोजीशन तैयार करी? 2। क्या 2 साइड एटम है या नहीं है? तो दोनों के दोनों पोजीशन साइड एटम ऑक्यूपाई कर लेगा, लोन पेयर के लिए कोई जगह नहीं है। अब आगे बढ़े, अगर लोन पेयर नहीं है तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी होगी। मतलब CO2 में क्या होगा? कार्बन अपने आसपास 2 पोजीशन ऐसी तैयार करेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल से। एक ऑक्सीजन यहां आ गया, एक ऑक्सीजन यहां आ गया। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड।
यहां पर अब जो पाई बॉन्ड बन रहा होगा, इस पाई बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है। पाई बॉन्ड बनने के तीन तरीके, पी पाई, डी पाई, पी पाई, या फिर डी पाई, डी पाई। अब ये पाई बॉन्ड कौन से होंगे वो हम हाइब्रिडाइजेशन के बाद में चर्चा करेंगे कि कैसे बनते हैं। बट अभी तक हमने ये समझा कि भाई कार्बन ने यहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल के थ्रू एक लीनियर ज्योमेट्री तैयार कर ली, ठीक है। अगला पॉइंट सुनिए, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन, जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे। अब CO2 मान ले, चाहे BF2 मान ले, बेरिलियम सेंट्रल एटम बैठा है, उसने दो पोजीशन अपने आसपास तैयार करी, यहां पर एक फ्लोरीन जुड़ गया, यहां पर एक फ्लोरीन जुड़ गया। बताइए स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? बेटा प्लेनर। और प्लेनर में क्योंकि सारे एटम प्लेन पर होंगे तो आइए इस पे चर्चा करते हैं। यहां पर आएगा पहला तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? प्लेनर। दूसरी बात आपसे पूछी जाएगी मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्लेन। तो यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन कितने हो जाएंगे? 3। एक सेंट्रल एटम और दोनों साइड एटम एक ही प्लेन के ऊपर आ जाएंगे। अगला पॉइंट सुने, ये तो हमारा आइडियल केस था और इसमें कोई लोन पेयर वाला केस हमें पढ़ना भी नहीं होता है। लेकिन सपोज एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन दिया गया, मान लो वो हो BF3, मान लो वो हो BCl3, मान लो वो हो BBr3, मान लो वो हो BI3, इस तरह का कोई मॉलिक्यूल आपको दिया, SO3, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे। इनमें किसी का भी अगर हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछा जाए, मान लीजिए मैं BCl3 को एज एन एग्जांपल ट्रीट करके अभी बता देता हूं, है ना। इसको मान लीजिए इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने को बोला, तो हाइब्रिडाइजेशन का तरीका क्या होता है बेटा? सिग्मा प्लस लोन पेयर। आप अगर यहां पर देखें तो बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। क्लोरीन जो है वो हमेशा कैसा बनाएगा बेटा? सिंगल बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड हो गए 3 और लोन पेयर कितने हो गए? 0। H का वैल्यू आ जाएगा 3 और 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। जब भी H का वैल्यू 3 आया, इसका मतलब ये पक्का है कि हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2। और sp2 की आइडियल ज्योमेट्री क्या होगी बेटा? ट्राइगोनल प्लेनर। फिक्स सही है ना। अब 3 पोजीशन तैयार हुई, कितने सिग्मा बनेंगे, कितने लोन पेयर आएंगे, ये तो अभी अपन ने यहां लिख लिया। लेकिन इसके अलावा अगर हम हाफ V प्लस एम माइनस C प्लस ए से सॉल्व करते तो भी हम चेक कर सकते थे। अगर इसके लिए हाफ V प्लस एम माइनस C प्लस ए हम लगाते हैं तो बेटा बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अब बार बार डायरेक्टली सॉल्व करेंगे अब हम लोग, है ना, सॉल्व बोर्ड पे नहीं लिखेंगे। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन मोनोवैलेंट है या नहीं है? 3 + 3 6, 6 का हाफ किया 3, 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp2। अब सेंट्रल एटम ने कितनी पोजीशन तैयार करी? 3। क्या 3 साइड एटम आ रहे? 3 साइड एटम आ रहे हैं, तो एक साइड एटम जो है यहां आ जाएगा, एक साइड एटम यहां आ जाएगा, एक साइड एटम यहां आ जाएगा। तीनों पोजीशन पे 3 साइड एटम आ जाएंगे तो लोन पेयर के लिए जगह नहीं बचेगी। तो बेटा यहां पर सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे 3 और लोन पेयर आ जाएगा 0। इसको लिखने के लिए ऐसा लिखा जा सकता है AB3L0 टाइप का ये केस बन रहा है, ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर। अगली बात सुनिए, क्योंकि लोन पेयर 0 है तो जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है वही क्या हो जाएगी बेटा? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। और सेंट्रल एटम ने अपने आसपास जो 3 पोजीशन तैयार करी थी, उन 3 पोजीशन का यहां जो रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अगला पॉइंट, ये जो BCl3 बन रहा है, इसको बोर्ड पे जब आप देखोगे, है ना, तो बोर्ड पे भी प्लेनर दिख जाएगा और नॉर्मली हम देखें तो भी ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का। पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं, बोरॉन यहां पर बैठा है, 3 सेंट्रल एटम ने 3 पोजीशन तैयार करी, एक क्लोरीन यहां जुड़ गया, एक क्लोरीन यहां जुड़ गया, एक क्लोरीन यहां जुड़ गया। ओवरऑल स्ट्रक्चर प्लेनर है या नॉन प्लेनर है बेटा? प्लेनर। मैक्सिमम एटम इन द सेम प्लेन 4 हो जाएंगे, 3 साइड एटम और एक सेंट्रल एटम। तो ये डेटा हमको लिखना पड़ सकता है इसके बारे में। अब मैं BCl3 उधर है तो इसको मेंशन कर देता हूं। ये स्ट्रक्चर सबके कैसे बनेंगे? प्लेनर। और अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन, स्टेटमेंट यही है पर बार बार लिखूंगा नहीं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन द सेम प्लेन कितने हो जाएंगे? 4। अच्छा, ये तो हमने बात करी BCl3 की। BF3, BCl3, BBr3, BI3 सारे बोरॉन के ही ट्राई हेलाइड है तो आंसर सेम आएगा। SO3 के लिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार। SO3 को चेक करिएगा, पहले हाफ V प्लस एम माइनस C प्लस ए लगाते हैं। बेटा सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है या नहीं है? नहीं है। तो मोनोवैलेंट साइड एटम कितने हो गए? 0 और चार्ज इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। H का वैल्यू आ गया 3, 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। सेंट्रल एटम ने 3 पोजीशन तैयार करी, क्या 3 साइड एटम आ रहे या नहीं आ रहे? बेटा आ रहे। अगर तीनों पे साइड एटम आ गए तो लोन पेयर कितने बचेंगे? 0। तो ये इससे भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें भी
पाई बॉन्ड होंगे, लेकिन वो पाई बॉन्ड कौन से होंगे, क्या होंगे, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। चलिए अगला पॉइंट क्या आता है। अभी तक ये जो दो केस पढ़े ना, ये वो केस है जो हम ऑलरेडी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, आइडियल केस। लेकिन अब लोन पेयर का इंट्रोडक्शन हो रहा है। मान लीजिए आपको एग्जाम में मॉलिक्यूल जो दिए गए, मान लो एक मॉलिक्यूल दिया SnCl2, SO2 एटसेट्रा, ये मान लीजिए मॉलिक्यूल आपके सामने एग्जाम में आ गए और बोला गया कि इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री वगैरह वगैरह ये सब चीजें फाइंड आउट करनी। इसका बॉन्ड एंगल यहां पर लिख देता हूं 120 डिग्री के कितने एंगल होते हैं बेटा, इसमें 3 है ना, ये सब पढ़ चुके हैं आप। अभी देखो SnCl2 SO2, मान लो मैं SnCl2 लेकर चल रहा हूं। इवन यहां पर आप चाहो तो ओजोन भी कंसिडर कर सकते हो, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है। SnCl2, मुझे बताइए Sn कौन से ग्रुप का मेंबर है बेटा, 14। ग्रुप नंबर 14 के वैलेंशन में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। हाफ B प्लस है माइनस C प्लस लगा रहे, 4 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन मोनोवैलेंट है या नहीं है 4 + 2 6, 6 का हाफ करेंगे 3। H का वैल्यू 3 आने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा, sp2। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो उसकी आइडियल ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कौन सी होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसको मैं इस तरह से कर दे रहा हूं, सेम है ना। अब हमको चेक करना है कितने सिग्मा बॉन्ड, कितने लोन पेयर। सेंट्रल एटम ने कितनी पोजीशन तैयार करी, 3। साइड एटम कितने आ रहे हैं, 2। साइड एटम कितने आ रहे हैं, 2। ओजोन में एक सेंट्रल एटम होगा और 2 साइड एटम, तो साइड एटम 2 आ रहे हैं, तो 2 साइड एटम 2 पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेंगे। 3 में से 2 पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई तो एक जगह पर क्या आ जाएगा, लोन पेयर। अब अगर लोन पेयर आ गया तो बेटा आइडियल ज्योमेट्री और जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है, या इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में डिफरेंस आ जाएगा। क्या डिफरेंस आएगा वो समझते हैं। मतलब ये हुआ कि SnCl2 में टिन ने अपने आसपास बॉन्ड बनाने की कितनी पोजीशन तैयार करी, 3। वो 3 पोजीशन कैसी दिखनी चाहिए थी, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन साइड एटम कितने आए, 2। अब इन तीनों में से 2 जगहों पर साइड एटम को लाना है। अब बताइए वो साइड एटम कहां पर लगाए जाए, कहीं भी लगा दो। क्यों, क्योंकि तीनों पोजीशन सेम है, आइडेंटिकल है। एक साइड एटम हमने यहां लगा दिया, एक साइड एटम हमने यहां लगा दिया। अब बचा हुआ जो एक पोजीशन है ना, वहां पर कौन आ जाएगा, लोन पेयर। ये स्ट्रक्चर बनेगा इसका। लेकिन अब इस स्ट्रक्चर को देखिए जरा ध्यान से, क्या यहां पर VSE PR के अकॉर्डिंगली डिफरेंट टाइप ऑफ रिपल्शन आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बेटा आ रहे हैं। 3 तरह के रिपल्शन होते हैं। जब भी मैं 3 तरह के रिपल्शन बोलूंगा तो हमारे दिमाग में आना चाहिए बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर और लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। मुझे बताइए यहां पर कितने टाइप के रिपल्शन लग रहे हैं बेटा, 2 टाइप। कौन कौन सा, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, और ये भी लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और ये भी लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। यहां पर लोन पेयर टाइप का रिपल्शन नहीं है। तो आपको यहां पर 2 टाइप के रिपल्शन दिख रहे हैं, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। दोनों में से ज्यादा पावरफुल रिपल्शन कौन सा होता है बेटा, लोन पेयर, बॉन्ड। ठीक है ना। हमेशा ये ध्यान रखना, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर की जब हम बात करेंगे सबसे पावरफुल होगा लोन पेयर। लोन पेयर का रिपल्शन पावरफुल है, और बेटा दुनिया में जो ताकतवर होता है वही अपनी चलाएगा, कमजोर को हमेशा एडजस्ट होना पड़ता है। तो लोन पेयर क्योंकि ताकतवर है तो ये हमेशा अपनी चलाएगा, पहले यही इसी को प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी। और जो कमजोर है ना बॉन्ड पेयर उनको हमेशा क्या होना पड़ेगा, एडजस्ट करना ही पड़ेगा। अब मुझे बताओ ये वाला जो रिपल्शन है, इस वाले रिपल्शन को हम बोल रहे हैं और इस वाले रिपल्शन को बोल रहे हैं, ये रिपल्शन कहलाएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और ये वाला रिपल्शन भी कहलाएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। इन दोनों रिपल्शन की वजह से अब चेक करें यहां पर, मान लो इस Sn ने अपने आसपास जो 3 पोजीशन तैयार करी, वो 3 पोजीशन ऐसी कुछ दिख रही थी बेटा ना, ट्राइगोनल प्लेनर के फॉर्म में ऐसा। यहां पर आ गया Cl, यहां पर आ गया Cl, और यहां पर कौन आ गया, लोन पेयर। अब मुझे बताइए इस लोन पेयर का रिपल्शन पावरफुल है या नहीं है बेटा, है। तो ये इसको भी रिपेल करेगा और ये इसको भी रिपेल करेगा। अब जब रिपल्शन लगेगा तो ये दोनों नीचे जाएंगे कि ऊपर जाएंगे, नीचे। जब ये इसको रिपेल करेगा नीचे जाएगा, जब ये इसको धक्का देगा ये भी नीचे जाएगा। मुझे बताओ आइडियली इन तीनों का एंगल कितना होना था, 120, 120 और 120। लेकिन जब ये इसको धक्का देगा, जब ये इसको धक्का देगा, ये 120, 120, 120 होना था, लेकिन जब ये इसको धक्का देगा, जब ये इसको धक्का देगा तो ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, नीचे। नीचे गया, ये भी नीचे गया। एंगल 120 से बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो पहली बात तो यहां पर जब बॉन्ड एंगल की बात आएगी तो ये वाला जो एंगल है ना, ये 120 नहीं होगा, ये लेस देन 120 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यहां पर जब बॉन्ड एंगल आएगा ना, तो बॉन्ड एंगल के लिए अब हम 120 डिग्री नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लेस देन 120 डिग्री। अब लेस देन 120 डिग्री का मतलब कुछ भी हो सकता है।
वो 119 हो सकता है, 118 हो सकता है, 110 हो सकता है, वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट हाँ, जब ये रिपेल करेगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, लेस देन 120। आगे सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री को देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, और यहां पर कौन है, लोन पेयर। तो यहां भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, और यहां भी इलेक्ट्रॉन है। लिख लो फटाफट। इसको नाम क्या क्या दिया गया, वी शेप बोल देते हैं, बेंड शेप बोल देते हैं, और एंगुलर बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं एक बार देख लेना बस। यहां पर ये ऐसा है, आपने अब अगर मॉलिकुलर ज्योमेट्री देखना है तो आप किसको देखोगे, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को। यहां पर कौन है, एसएन, यहां कौन है, सीएल, यहां कौन है, सीएल, यहां कौन है, लोन पेयर। इसको हटा दो, क्योंकि हमें अरेंजमेंट ऑफ सिर्फ एटम देखना है। एटम का अरेंजमेंट, एटम का अरेंजमेंट, एटम का अरेंजमेंट ये बन जाएगा। अगर आप ऊपर के लोन पेयर को हटा देते तो ये कौन सा शेप बन जाएगा, वी शेप, एंगुलर शेप, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, बेंड शेप। नोट कर लो इसको, है ना। इसमें से जो पहला वाला हाइब्रिडाइजेशन है, फर्स्ट वाला, इस केस को ये भी लिख लेना, AB2L1, इसको लिख सकते हैं। ये वाला जो केस है एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन का एक नाम और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसको बोला जाता है डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। तो ये नाम मेंशन जरूर कर लेना कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन को डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं। डायगोनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। 180 डिग्री डायगोनल का जो एंगल होता है वो इतना ही होता है। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन।